ओके फ्रेंड्स, दोबारा से स्वागत है यार आप लोगों का। मैं हूं विकास सिंह, आपका होस्ट। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले हम वहाँ से बात करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ की बातें करेंगे जहाँ को अपने को जाना है, ठीक है। तो हम रिडक्स में अपना थंक पढ़ रहे थे, ठीक है। और थंक की क्या बेसिकली क्या था यार, थंक फंक्शन क्या होता है। तो थंक फंक्शन बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है जिसमें कि दो आर्गुमेंट्स पास होते थे, राइट। डिस्पैच और गेट स्टेट, ठीक। जहाँ डिस्पैच हम किसी तरीके के एक्शन को डिस्पैच कराना होता है वो करा सकते हैं, और गेट स्टेट से हम किसी भी स्टेट की वैल्यू पर आ सकते थे, ठीक है। तो यही एक काम, ये एक जो सिंटैक्स था, ठीक है, ये एक तरीका था ये पहचानने का कि भाई कौन सा थंक फंक्शन है ना। सो हमने जो थंक फंक्शन पढ़ा था वो यही था। अब यहाँ हम पर ने क्या एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया था थंक फंक्शन का, तो हमारा एग्जांपल थंक फंक्शन है। एग्जांपल थंक फंक्शन हमने इसको नाम दिया था, देन इसमें डिस्पैच और गेट स्टेट पास किया था हमने। उसकी जो स्टेट थी उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, उसको कंसोल कराया, राइट। देन हमने जो इंक्रीमेंट हमारा एक्शन था उसको डिस्पैच अपन ने अपने प्रोग्राम से किया, और उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से जो स्टेट है उसकी जो वैल्यू है उसको वहाँ से चक्का ले लिया, और उसके बाद फिर उसको अपडेट करने के बाद कंसोल कराया, राइट। सो ये हमने काम किया हुआ था। और फाइनली हमने स्टोर डॉट डिस्पैच करके अपन ने ये जो हमने फंक्शन बनाया था अपना थंक फंक्शन, इसको डिस्पैच करा दिया, ठीक है। ये अपन ने सिंपल सा काम किया था। अब बेसिकली ये हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं यार, कि जैसे डिस्पैच होता है तो डिस्पैच में हम क्या जानते हैं कि डिस्पैच में एक ही आर्गुमेंट जाता है, ठीक है। क्या जाता है, एक ही हम आर्गुमेंट भेजते हैं डिस्पैच के अंदर, ठीक। तो उसी तरीके की जो कंसिस्टेंसी वो देखने में बहुत अजीब ना लगे कि यार हम थंक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और ये क्या मतलब, जहाँ एक आर्गुमेंट जाना था वहाँ दो आर्गुमेंट कैसे जा रहे हैं डिस्पैच के अंदर, ठीक। तो वो चीज़ ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हम थंक फंक्शन बनाते हैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, एक उसको हम वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, या किसी फंक्शन के अंदर हम उस थंक फंक्शन इसको थंक को अपन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने क्या बनाया, हमने पहले एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। इस फंक्शन में वो हमें आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर मैं जो मेरा ये देखो, ये जो मेरा थंक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो डिस्पैच है, अगर इस डिस्पैच में किसी तरीके की आर्गुमेंट की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर वो आर्गुमेंट पास कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली मैंने यहाँ रिटर्न क्या करा रहा हूँ, तो मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि मेरा थंक फंक्शन को रिटर्न करेगा। क्या यहाँ कर रहा है, एक मैंने ऐसा फंक्शन बनाया जो मेरे थंक फंक्शन को रिटर्न करेगा। और ये थंक फंक्शन जो रिटर्न होगा ये कहाँ जाएगा, जहाँ भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लोड एंड ऐड जो किया है, एक जो फंक्शन कॉल किया, ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे थंक फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक। ये मेरे थंक फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो अब बेसिकली हमने काम क्या किया है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या था, हमने यहाँ थंक फंक्शन में इस तरह का आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। और मान लो अपन को पास करना होता तो हम यहाँ सीधा दे सकते थे, ठीक है। तो वही चीज़ ना करके मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, और वो जो मेरा फंक्शन है वो थंक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हम सेम जो चीज़ है, मैंने यहाँ भी सेम चीज़ की है, यहाँ भी सेम चीज़ की है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक। मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। सॉरी। तो यार ये ह्यूमन नेचर है, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये है, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि भैया ये जो थंक फंक्शन है, थंक फंक्शन को लिखना कैसे, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। जो क्रिएट स्लाइस है, क्रिएट स्लाइस के अंदर ही अपने को थंक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि थंक फंक्शन जो अपना क्रिएट स्लाइस है वो किसी तरह का ऐसा मेथड नहीं प्रोवाइड करता कि जिससे कि जो हमारा थंक फंक्शन है उसको हमारी स्टेट की वैल्यू मिल जाए, ठीक। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो अपन थंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो अपन थंक फंक्शन को यूज़ करना है वो हम अपने क्रिएट जो स्लाइस, मतलब जिसके अंदर उन्होंने सारे रिड्यूसर रखते हैं, उसी में हम डिफाइन करते हैं। मगर अब हम ये किसी एक्शन में ना डिफाइन करके, ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, डिस्पैच करके हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम एक अलग सा फंक्शन बना देते हैं, ठीक। और वो अलग सा फंक्शन क्या करता है, हमारे जो हमारा थंक फंक्शन है उसको रिटर्न करता है, ठीक। और ये जो हमारा अलग सा फंक्शन है इसको हम फिर फाइनली डिस्पैच के अंदर कॉल कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ किया हुआ है। समझ में आ गया। तो बेसिकली अब ये क्या हो रहा है, ये जो डिस्पैच है ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन को नहीं लेके जा रहा, ठीक है,
ये हमारे थंग फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है। ये जो मेरा डिस्पैच है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन को नहीं ऑपरेट कर रहा, वो हमारे डिस्पैच फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, फर्दर एक एक्शन भी परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है, और स्टेट की वैल्यू को भी अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक। तो ये काम करता है हमारा थंग फंक्शन, राइट। सो अब हम यहाँ बात करेंगे कि यार अगर मेरे को थंग फंक्शन को एसिंक तरीके से लिखना है, ठीक है, मतलब एसिंक का क्या मतलब है कि यार मैं इस तरह की जो स्टेट टाइम आउट है, प्रॉमिस है, या एसिंक अवेट है, या इस तरह की फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहता हूँ जो कि मेरे को एजेक्स की मदद से मिलता है जब मैं सर्वर को हिट करता हूँ, ठीक। तो अगर मेरे को इस तरह की फंक्शनैलिटी को थंग का एसिंक्रोनस लॉजिक में लिखना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर थंग जो है मेरा एसिंक्रोनस लॉजिक जो हम लिखते हैं सेट टाइम आउट, प्रॉमिस या फिर एसिंक या अवेट में, इस सब में जिस तरीके या जो हमारा एजेक्स कॉल होता है इसमें जो कि सर्वर साइड को हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो डाटा फेचिंग लॉजिक फॉर द रिडक्स टिपिकली फॉलो द टिपिकल पैटर्न। तो ये हमने भी कल बात कर ली थी कि यार अगर हम डेटा फेचिंग की बात करें तो इस तरह का टिपिकल पैटर्न फॉलो होता है। तो भले ही आप किसी तरह का रिक्वेस्ट क्यों ना करें, बट आपको जब तक रिक्वेस्ट करें तो आपको यूआई पे लोडिंग दिखाना पड़ता है, ठीक है, आपको शो लोडिंग दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि पास डेटा आया नहीं मतलब कस्टमर कुछ दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को बचने के लिए फिर भी जो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है वो मेड तो हुई, ठीक है, एसिंक तरीके से चली, आपके जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको नहीं तोड़ा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मगर एट द सेम टाइम आप जब तक डेटा आपके पास आएगा नहीं आप करोगे क्या, ठीक है, मतलब क्या दिखाओगे यूजर को, ठीक। तो आपके पास डेटा आता है, देन जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि वो सक्सेस है या एरर है। अगर सक्सेस है तो फिर आप डेटा को कॉल करके यूआई पे रेंडर करते हो, ठीक है, और अगर वो एक एरर है, एरर वैल्यू, तो आप क्या करते हो, उस पोटेंशियल एरर को डिस्प्ले करा देते हो यूआई पे। यही हम काम करते हैं, राइट। तो दी स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सारे स्टेप्स जरूरी नहीं है, बट आर कॉमनली यूज्ड, हम ये कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यू केयर अबाउट द सक्सेसफुल मैसेज, आप सक्सेसफुल मैसेज के बारे में केयर करते हैं, आपको सक्सेसफुल में इस मैसेज देख के पता चलता है कि डेटा आ गया और ये सारी चीज़ें, और अगर डेटा नहीं आया, इस तरह की गलती हो गई, तो ये यूज़र को बताना भी पड़ेगा कि यार गलती हो गई, मतलब फैच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से हम यार ये एरर आ गया तो आपको दिखा नहीं सकते, ठीक है, राइट। तो जो मेरा रिडक्स टूल किट है वो मेरे को क्रिएट एसिंक थंग नाम की एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ क्रिएट एसिंक थंग नाम की एपीआई, इस एपीआई का क्या मतलब है? ये एक तरह का मेथड है, ठीक है। तो मेरे को इस तरह का मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, क्रिएट एसिंक थंग का है, ठीक। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्रिएट भी कर सकते हैं किसी एक्शन को, या किसी एक्शन को डिस्पैच भी कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हम बहुत ही जल्दी इस चीज़ को देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक छोटी सी टिप है, इस टिप के बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं पहले, बट अगर आप नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। तो जो रिडक्स टूल किट है बेसिकली उसमें क्या है, एक नई चीज़ है। क्या नई चीज़ है? उसमें एक नई चीज़ है आरटीके क्वेरी डेटा फेचिंग एपीआई, ठीक है। अब आरटीके क्वेरी डेटा फेचिंग एपीआई भाई देखने में तो बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, बट है क्या? तो जो आरटी क्वेरी डेटा का जो पर्पस है वो बेसिकली पर्पस क्या है कि डेटा को फैच करना, ठीक है। या फिर जो मेरा कैच मेमोरी होता है ना, कैच मेमोरी बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है ना, ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है। वो छोटी सी मेमोरी में अगर मैं कुछ डेटा रखना हो तो मैं रख सकता हूँ, ठीक, और वो बहुत ही छोटी होती है, बट वो हमारे सिंपल डेटा को रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, उसमें बहुत सारा डेटा आ सकता है। तो जो हम आरटीएक्स क्वेरी से करते क्या है, हमारा पर्पस ये होता है कि हम पहले भाई डेटा को फैच कर ले और उसको किसी तरीके से कैच कर ले, मतलब अपने सिस्टम के अंदर उसको तरीके से रख ले, ठीक है। और जो रिडक्स ऐप है बेसिकली वो उसको फिर यूज़ करने लगेगा एंड कैन इमीडिएटली नीड टू राइट एनी थंग और द रिड्यूसर टू मैनेज द डेटा फैच, ठीक। और इस तरीके से जो अपने को जो एस्टिमेटेड टाइम लगने वाला है, या फिर जो भी हम थंग लिखेंगे वो, या फिर जो रिड्यूसर में जो अपन थंग लिखेंगे वो बेसिकली क्या करेगा, डेटा को फैच करने का काम करेगा और डेटा को मैनेज करने का काम करेगा, ठीक। और वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? आरटीएक्स क्वेरी डेटा फैचिंग एपीआई की मदद से कर सकते हैं। अभी आरटीएक्स क्वेरी डेटा फैचिंग बेसिकली है क्या? तो मैं एक सिंपल सा आपका आइडिया दे दूं कि आपने ग्राफक्यूएल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ग्राफक्यूएल की मदद से हम डेटा को फैच करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का ग्राफक्यूएल का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो कि आप आगे जाके इस पार्ट 7 के अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट 7 तक आपको टिकना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। एल्स आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ भी हमको ये आशा करता हूँ कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा जो वो लोग समझाएंगे, राइट।
और नहीं समझ में आएगा तो फिर जब मेरी वीडियो आएगी तो आप तो देख ही सकते हो, राइट। सो वी encourage you to try it out and see if it can help to simplify the data fetching code in your app. और हम यहाँ ये भी बात कर रहे हैं कि यार आपको बिल्कुल वो चीज़ देखनी चाहिए, ये RTX क्वेरी डेटा क्या है, ठीक है, कि इसको ये डेटा फेचिंग किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है आपकी कोडिंग को बेटर बनाने में, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता, आप अभी नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे आप 7 पे पहुँचेंगे तो आप देख लोगे, राइट। बट अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, लोडिंग पोस्ट। तो जो अपन पोस्ट है, मैं उस पोस्ट को अगर लोड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा। सो फॉर अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पोस्टलाइस जो हमारा रिड्यूसर है, ठीक है, उसका अपन ने यूज़ किया, ठीक है, एंड हैज़ यूज्ड द हार्ड कोडेड सैम्पल डेटा एज द इनिशियल स्टेट। क्लियर। अभी तक हम लोगों ने जो भी डेटा यूज़ किया है अपने एप्लीकेशन में वो हार्ड कोडेड था, ठीक है, मतलब हमने उसको खुद उस डेटा को कोड किया हुआ था, ठीक। और वो सारा डेटा हमारा पोस्टलाइस के थ्रू पोस्टलाइस में आ रहा था, ठीक है। और वो जो हमारा जो डेटा है वो हमारा यूआई में जा रहा था और उससे अपना व्यू बन रहा था, राइट, उससे हमारा यूआई बन रहा था। सो वी आर गोइंग टू स्विच दैट स्टार्ट्स विद द एम्प्टी एरे ऑफ द पोस्ट। अब अपन क्या करेंगे यार, अब अपन एक एम्प्टी एरे लेंगे, ठीक है, मतलब अपन के पास अब डेटा नहीं है, अपन ने मान लिया कि अपने एक एम्प्टी एरे ले लिया जिसके अंदर भी कोई भी डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फेच करेंगे लिस्ट ऑफ द पोस्ट फ्रॉम द सर्वर। तो अब हम जो पोस्ट अभी तक खुद बना रहे थे हम खुद ना लेके सर्वर से फेच करेंगे। अब इसे करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अपने को जो भी हमने अभी तक स्टेट बनाया है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। जो पोस्ट लाइस हमने बनाई है उसके अंदर जिस तरीके से मैंने डेटा को हैंडल किया मेरे को उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द करेंट स्टेट ऑफ द एपीआई रिक्वेस्ट। क्यों, क्योंकि ताकि हम अब अपने को ज़रूरत यही है कि यार अगर मैं एपीआई रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, मतलब मैं किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को उसकी स्टेट को भी तो उसकी करंट स्टेट को अब ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी करंट स्टेट क्या है, जो एपीआई मैंने रिक्वेस्ट सेट की वो सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, उसके बेसिस पे डेटा आया नहीं आया, उसके बेसिस पे डेटा आया तो मेरे को वही पे रेंडर करना है, नहीं आया तो मेरे को कुछ और दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरे को जो पोस्टलाइस वाला जो मेरा अभी तक क्या कहते हैं मेरा जो सेक्शन था उसको मेरे को कुछ तो बदलना पड़ेगा, राइट। सो एक्सट्रैक्टिंग पोस्ट सिलेक्टर, ठीक। अब यहाँ हम एक पोस्ट सिलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये क्या है, ठीक है, राइट नाउ अभी तक की हम बात करें तो पोस्ट सिलेक्टर स्टेट इज द सिंगल एरे ऑफ पोस्ट। तो अभी तक हम बात करें तो जो मेरा पोस्ट स्लाइस के अंदर जो स्टेट था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या लिया, सिंगल एरे लिया था, ठीक है, और उस सिंगल एरे के लिए हम उस सिंगल एरे में बहुत सारे पोस्ट थे, ठीक है। वी नाउ चेंज दैट टू बी एन ऑब्जेक्ट एंड दैट हैज अ पोस्ट एरे। तो अब हम बेसिकली उसको क्या करने वाले हैं, उसको चेंज करके एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने एक एरे लिया था, एरे के अंदर बहुत सारे पोस्ट रखे हुए थे, हम उसको चेंज करके अब हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज़ को, उसी सेम चीज़ को जहाँ इनिशियल स्टेट को हम एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पोस्ट एरे आएंगे, पोस्ट के एरे आएंगे, प्लस लोडिंग द स्टेट फील्ड, प्लस उसके अलावा क्या होगा, जो भी स्टेट की फील्ड्स होंगी उसको हम लोड कराएंगे, ठीक है। तो मीनवाइल इसी सेम टाइम पे अपन हमारा जो यूआई कंपोनेंट होगा जो पोस्ट लिस्ट की वजह से बनने वाला है, ट्राई टू रीड द पोस्ट फ्रॉम स्टेट डॉट पोस्ट। इसी टाइम पे अपना क्या होगा कि जो हमारा यूआई कंपोनेंट है वो पोस्ट लिस्ट के थ्रू, पोस्ट लिस्ट जो मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ, ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो स्टेट डॉट पोस्ट से डेटा को रीड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसकी मदद से, यू सिलेक्टर हुक की मदद से, जिस तरीके से अभी तक कर रहा था, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक जो हमारी फील्ड है एक एरे है, ठीक है। सो वी नीड टू चेंज दोज लोकेशन एज मैचिंग ऑफ द न्यू वैल्यू, ठीक। सो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपने एरे के अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को न्यू डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी फील्ड है उसको मैच करना पड़ेगा, राइट। सो इट वुड बी नाइस if we do not have to keep rewriting our component every time we made a change to the data format in a reducer। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि यार अपने को जो भी मैं कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो भी मैं डेटा जिस भी सोर्स से लेके आ रहा हूँ, अगर मैं किसी तरह का फॉर्मेट में चेंज होता है, ठीक है, मेरे रिड्यूसर में, मतलब किसी तरीके का जो डेटा का स्ट्रक्चर है अगर उसमें किसी तरह का चेंज होता है तो मेरे को बार बार उसकी वजह से रिड्यूसर को अगर चेंज करना पड़े, कंपोनेंट को चेंज करना पड़े, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े, यार कोई ऐसा तरीका है कि मतलब मेरे को ये चीज़ें ना करनी पड़े, चेंजेस ना करने पड़े और काम थोड़े आसानी से हो जाए। एक तरीका क्या है, एक तरीका, वन वे टू अवॉइड दिस इज टू डिफाइन द रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन इन द स्लाइस फाइल।
एक तरीका तो ये है कि हम एक रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन बनाएं अपने स्लाइस फाइल के अंदर, ठीक है। अब ये रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन क्या है, रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन मतलब हम अलग अलग तरीके के फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और वही फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे, ठीक है, स्लाइस फाइल जो हमारी है उससे डेटा को लाने के लिए, ठीक। अब have the component uses those selectors to extract the data they needed instead of repeating that selector logic in each component। अब वो कंपोनेंट हमारा क्या करेगा, जो कंपोनेंट मेरा क्या करेगा, यूज करेगा मेरे सिलेक्टर्स को, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द डेटा को लाने के लिए, और डेटा दे नीडेड जो भी उनको डेटा रिपीट ऑर्डर में जो चाहिए, रिपीटेड जो चाहिए, वो क्या करेगा, वहाँ से डेटा को लेके आएगा, लॉजिक जो सिलेक्टर में लॉजिक है उसके थ्रू, ठीक, और हर एक जो कंपोनेंट है उसको रेंडर कर देगा। that way if we do choose over state structure again, अगर हमने किसी भी तरीके का चेंज किया अपने स्टेट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, we only need to update the code in the slice file। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा स्लाइस फाइल है उसी के अंदर के कोड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा अटपटा तरीके से बोला, तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ वहाँ ये बोला है कि यार अगर किसी तरह के जिसे अगर अभी मैंने जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स में आएगा एपीआई को हिट करने के बाद, ठीक, तो अगर उस डेटा का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो अगर अलग है तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो रिड्यूसर का फॉर्मेट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, और जो मेरे यूआई का ये जो मेरे यूआई में जो डेटा आ रहा है उसकी भी स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। तो क्या हम इसको किसी तरीके से आसान या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरीका जो आपको बोला गया है वो ये है कि हम रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक, अपने स्लाइस फाइल के अंदर, ठीक। अब ये रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट आप इस तरीके से ये कह सकते हो कि एक ऐसा फंक्शन है, एक सिलेक्टर फंक्शन है, हमने एक सिलेक्टर फंक्शन बना दिया जो काम क्या करेगा कि जो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, और उसको हम बार बार उस फंक्शन को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब उस रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन से क्या होगा कि जब भी मेरे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट उन सिलेक्टर्स का यूज़ करेगा, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट द डेटा, वो डेटा लाने के लिए जो उस हर एक कंपोनेंट को चाहिए, ठीक है, और जब उन हर एक कंपोनेंट को एक डेटा चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, उस सिलेक्टर को हिट करेगा, और उस सिलेक्टर में जो लिखी हुई लॉजिक है उससे डेटा फैच होगा, और वो जो फैच डेटा है वो हमारे यूआई कंपोनेंट तक पहुंचेगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ठीक। सो इफ़ वी डू चेंज ओवर स्ट्रक्चर अगेन, सो अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को दोबारा चेंज करता हूँ, वी ओनली नीड टू अपडेट द कोड इन द स्लाइस फाइल, ठीक। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो मेरी स्लाइस फाइल है उसी में चेंज करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि मैंने एक रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन बनाया, और क्योंकि वो जो मेरा रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन था वो पहले वाले डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था, तो अगर मैंने उस डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इस बार मेरे को बस दोबारा से उस जो मैंने रीयूजेबल सिलेक्टर फंक्शन बनाया था अपने रिड्यूसर अपने स्लाइस फाइल के अंदर, बस मेरे को उसको दोबारा से थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, और वही सेम फंक्शन मेरे को दोबारा से मेरे कंपोनेंट्स को वो डेटा प्रोवाइड कर देगा जो उनको चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल से शब्दों में था जो आप समझ सकते हो। सो द पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट नीड्स टू रीड द लिस्ट ऑफ ऑल द पोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट है, अब उधर उसको क्या करना है, उसको जितनी भी पोस्ट हैं उन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उन हर एक पोस्ट को पढ़ना पड़ेगा, एंड देन जो मेरा सिंगल पोस्ट है और जो एडिट वाला पोस्ट है, ठीक है, अगर मैं उन कंपोनेंट की बात करूँ तो उन कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ मेरे को सिंगल पोस्ट चाहिए, ठीक है, और सिंगल पोस्ट किससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसकी आईडी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक। मैं एडिट फॉर्म की बात करूँ या एक सिंगल पोस्ट पेज की बात करूँ, दोनों में ही भाई एक ही आईडी से रिलेटेड डेटा आ रहा है ना, एक ही आईडी से रिलेटेड डेटा आ रहा है, ठीक। तो अगर मैं पोस्ट लिस्ट की बात करूँ तो भाई पोस्ट लिस्ट में मेरे को सारे के सारे जितने पोस्ट है उन सबका डेटा चाहिए, ठीक है। जबकि मैं अगर सिंगल पोस्ट पेज की बात करूँ या एडिट पोस्ट की बात करूँ, ठीक है, जहाँ मैं एडिट करता हूँ या सिंगल पोस्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उन जगहों पे सिर्फ मेरे को उसी पोस्ट का डेटा चाहिए जो उस आईडी से रिलेटेड हो, ठीक है, राइट। सो लेट एक्सप्लोर द टू स्मॉल सिलेक्टर फंक्शन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो स्मॉल सिलेक्टर फंक्शन बनाएंगे पोस्ट स्लाइस के अंदर, ठीक है, जो कि मेरे इस चीज़ को कवर करेगा, ठीक, राइट। तो अभी पता नहीं क्या कभी कभी पागल हो जाता है मेरा सिस्टम, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। ओके, सो हाँ, हम यहाँ थे और अपने को यही बात करनी थी।
तो अब कि मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी वीडियो को रोकना पड़ेगा, इसकी आगे की कार्रवाई हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है।